प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का रावल कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर का नाम है यानी कि पार्ट का नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, एनसीईआरटी की मैथ बुक से हम करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आपके चैप्टर का नाम संख्या पद्धति है, यानी कि संख्या पद्धति का मतलब क्या है, संख्याओं के बारे में हमें ज्ञान होना। ठीक है, आप जब बड़ी क्लास में पहुंचोगे तो संख्या पद्धति को बहुत डिटेल में पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल हम 9th क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, 9th क्लास के हम स्टूडेंट हैं, तो मैं 9th क्लास के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमें करना कैसे, पढ़ना कैसे, हमें कितनी जानकारी होनी चाहिए। तो उसी चीज़ को हम शुरू करते हैं। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति के अंदर प्यारे बच्चों संख्याएँ होती हैं। कौन कौन सी संख्याएँ होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, उन सारी चीज़ों को हम इस क्लास में समझेंगे। देखो प्यारे बच्चों, संख्या पद्धति के अंदर सबसे पहली संख्या होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्याएं प्यारे बच्चों आपकी 1, 2, 3, 4 ये सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बुलाते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या आपने देखा 1 से शुरू हुई और वो चलती चली जा रही है, इसका मतलब यह है कि आगे तक सीधी चल रही है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू हुई प्यारे बच्चों? 1 से। पूर्ण संख्या जो होती है प्यारे बच्चों वो 0 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 और वो भी ऐसे ही चलती चली जाएगी। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्याएं समाहित हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो सब पूर्ण संख्या के अंदर समाहित हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्यारे बच्चों पूर्णांक। इंग्लिश में पूर्ण संख्या को हम कहते हैं होल नंबर, पूर्णांक जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम इंटीजर्स। पूर्णांक प्यारे बच्चों हमारे दो प्रकार के होते हैं। देखो इन्फिनिटी से यानी कि अनंत से चलेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और ये चलते चले जाएंगे इन्फिनाइट, यानी कि अनंत से शुरू हो रहे हैं, -1 पे आ रहे हैं, 1 से शुरू हो रहे हैं, अनंत तक जा रहे हैं, कोई गिनती नहीं है, चलते रहेंगे। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। जो 0 से लेफ्ट साइड के होते हैं, जो उल्टे हाथ के होते हैं, उन्हें प्यारे बच्चों हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। कौन से पूर्णांक? ऋणात्मक पूर्णांक, उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। मान लो मैं मान के चल रहा हूँ 0 को भी, ठीक है, 0 से जो राइट हैंड के होते हैं मैं मान रहा हूँ 0 सहित सभी जितने भी पूर्णांक होते हैं, मैं मान रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ 0 सहित जितने भी हमारे पूर्णांक होते हैं इधर, वो सब कैसे पूर्णांक कहलाते हैं? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि 0 से, आपको जनरली कहना ये चाहिए 0 से राइट हैंड साइड के सीधे हाथ के जितने भी पूर्णांक होते हैं हमारे, वो सब क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक। 0 से बाएं हाथ के जितने पूर्णांक होते हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ मैं, 0 भी एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो आप इन 3 चीज़ों को समझ गए। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 चलती चली जाएगी। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3 हो जाएगी। पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक 2 प्रकार के हो गए। तो यहाँ आप एक बात देखिएगा कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं क्या वो सभी पूर्ण संख्या होती हैं? तो आपका जवाब होगा हाँ सर, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो सब पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आ रही हैं। ठीक है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? अब इस तरीके से आप सोच के देखिए कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं, जितनी भी ये पूर्ण संख्याएं हैं, क्या वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आ रहा, जबकि पूर्ण संख्या में 0 आ रहा है। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं सर, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कैसे हो जाएंगी, क्योंकि पूर्णांक में तो ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। तो हम कहेंगे नहीं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक नहीं होती, लेकिन सभी धनात्मक पूर्णांक, जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं वो सब प्राकृतिक संख्या में आते हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं? नहीं होती, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक आ रहे हैं। लेकिन जितने भी हमारे धनात्मक पूर्णांक है, मैंने यहाँ 0 को क्या मान लिया है? धनात्मक पूर्णांक, तो वो सब कैसी संख्याएं हैं? वो सब पूर्ण संख्याएं हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको यहाँ से? ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और 1-2 संख्याएं उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि वो कौन कौन सी संख्याएं हैं। ठीक है, थोड़ा साफ कर लें। और देखो प्यारे बच्चों, फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा लंबा बनाऊंगा मैं इसे, थोड़ा डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि हमें क्वेश्चंस को कैसे कैसे लगाना है। कोशिश मेरी यही होगी कि इसी वीडियो के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और बेस्ट तरीके से। इसके बाद प्यारे बच्चों आती है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या आती है? परिमेय संख्या। आप पढ़ के आए होंगे परिमेय संख्या, 9th क्लास में हो, 8th क्लास में। ठीक है, परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या। आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा वह संख्या जिन्हें हम P अपॉन Q यानी कि P बटे Q के रूप में लिख सकें, जहां Q का मान 0 के बराबर ना हो। यानी कि आप इस प्रकार से पढ़ के आए होंगे, कोई भी संख्या हो जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख तो दें और Q की वैल्यू कितने के बराबर नहीं होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, वो सब कैसी संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कोई भी संख्या आप ले लो, वो सारी कैसी संख्याएं कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अभी आप एक बात बताइए, हमने अभी प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी, पूर्ण संख्याएं पढ़ी और पूर्णांक पढ़े, 3 चीजें पढ़ी, तीनों के बारे में हमने पढ़ा और एक दूसरे से हमने उनको कंपैरिजन करके देखा, मतलब कि तुलना करके देखी। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, यस या नो। तो आपका जवाब होना चाहिए यस। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू हो रही हैं, 1 2 3 4, ठीक है। P अपॉन Q यानी कि 1/1 परिमेय संख्या हो जाएगी, 2/1 परिमेय संख्या हो जाएगी, सबके नीचे बटे 1 कर दो, कोई फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना। Q क्या नहीं आना चाहिए हमारा, 0 नहीं आना चाहिए। जितनी भी पूर्ण संख्याएं क्या वो सब परिमेय संख्याएं होती हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ बिल्कुल। जितनी भी पूर्ण संख्याएं वो सब 0 होती है, जितनी भी पूर्ण संख्या है वो सब परिमेय संख्याएं होती हैं। देखो पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू हो रही थी, हमारी 0 से, ठीक है, 0 से हमारी सारी पूर्ण संख्याएं शुरू हो रही थी और हम 0/1, 1/1, 1 2/1, 3/1 कुछ भी लिख दें, सभी P बटे Q की फॉर्म में व्यक्त हो जाएंगी, तो वो सभी हमारी कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। यानी कि सारी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं का जो समूह होता है, कहने का तात्पर्य है सभी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं वो सब परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी पूर्णांक। क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं, नहीं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं होते, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक आ जाते हैं। हाँ, धनात्मक पूर्णांक जितने भी हैं वो सब P बटे Q के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। Q की वैल्यू 1 मान के आप चल सकते हो, ठीक है। यहां तक ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर मैं उल्टा पूछूं आपसे कि क्या सभी परिमेय संख्याएं, सोच के देखिएगा कि सभी परिमेय संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, बताइए आप, सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, नहीं होती। मान लीजिए कि 1/2 कैसी संख्या है, P बटे Q के रूप में लिख रही है, क्या ये एक पूर्ण संख्या है। आप इसको सरल करोगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा, जबकि 0.5 ना तो प्राकृतिक संख्या है और ना पूर्ण संख्या है, ना कोई पूर्णांक है। तो यहां से एक बात यह आ गई कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और धनात्मक पूर्णांक उन्हें तो हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन सभी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिख रही हैं जरूरी नहीं है कि वो प्राकृतिक संख्याएं हो, पूर्ण संख्याएं हो या पूर्णांक हो। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब परिमेय संख्या के अंदर और कुछ बातें होती हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे, वो क्या क्या होती हैं ये तो आपने पढ़ लिया, ठीक है। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी एक नंबर आप ले लीजिए सोच के अपने मन में, और फिर मैं आपको बताता हूं। कोई भी एक नंबर आप सोच लिए मन में, मान लो मैंने 1 माना, क्या मैं 1 को P बटे Q के रूप में लिख सकता हूं, तो मैं कह दूंगा 1/1, ठीक है। अब मैंने कहा 2 को 1/3, 1/0 लिख जाएगा। लेकिन ये सब कैसी संख्या है, ये सब परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन 1/2, 1/3, ठीक है, सॉरी 1/3 नहीं, 1/3 तो हो जाएगी, 1/2, 0/1 ये तो हो गई परिमेय संख्या, ठीक है। 1/0 या 2/0 या 3/0 ये सब कैसी हैं, ये अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, ये परिमेय संख्या नहीं बनेगी। कहने का मतलब ये है ये सब परिमेय संख्याएं नहीं है। परिमेय संख्या कौन सी होंगी, 1/1 होगी, 2/1 होगी, 3/1 होगी, 0/1 हो सकती है, लेकिन 1/2, 1/0, 2/0, 3/0 परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, आपकी बुक में कहा है Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और हमने यहाँ Q की वैल्यू कितनी कर दी, 0 कर दी, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। P हमारा 0 हो सकता है, Q 0 नहीं होना चाहिए भाई। P क्या हो सकता है, हमारा 0 हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। अब Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत अच्छी सी बात है, आप सोच के देखिए कि Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए। एक बात बताइए आप मेरे को, थोड़ा सा मेरे को आप एक बात बताइए, यहाँ हम थोड़ा सा रफली डिस्कस करते हैं
कि मैंने कहा 0 को 0/1, आप इसको सरल करोगे तो कैसे करोगे, 0 में 1 का भाग लगाओगे। और आपको मालूम है कि मेरे को एक ऐसी यहाँ संख्या चाहिए भागफल में कि मैं उसकी 1 से गुणा करूं तो मेरे को 0 प्राप्त हो जाए। 1 से गुणा करूं तो क्या प्राप्त हो जाए, 0। तो आप कह दोगे सर 1 0 0 0 बन गया, 1 0 0, यानी कि पूर्णतः भाग लग गया। और अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि 1 0 0 हो गया। ठीक है, मान लीजिए और मान लेते हैं 0 को 2 से भाग लगाओ तो आप कह दोगे 2 0 0 माइनस करके 0। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई 0 से 1 में भाग लगाओ और मेरे को बताओ कि ऐसी कौन सी संख्या है कि 0 की उसमें गुणा करूं और 1 मिल जाए मेरे को, या 1 से छोटा कोई नंबर मिल जाए। जो भाग लगाने का तरीका है, जो आपने लगाए होंगे हजारों भाग, तो क्या आप कोई तरीका बता सकते हो? तो आप ऐसे सोच लीजिएगा, सर जब सर को ही नहीं आता तो हम कहां से करेंगे। यानी कि कोई आपके पास एक ऐसा नंबर है कि आप उसकी 0 में गुणा करो और आपको 1 मिल जाए। सोच के देखो, मोबाइल पे कैलकुलेटर यूज करके देखो। अगर आप मोबाइल पे कैलकुलेटर यूज करोगे तो 3 आंसर आएंगे। कितने? 3। पहला आंसर आएगा एरर हो सकता है लिखा हुआ है आपकी डिस्प्ले पे। दूसरा आएगा कांट डिफाइंड बाय 0, यानी कि आपसे वो खुद सवाल पूछेगा जब वो ऐसा लिख के आएगा कांट डिवाइड 0। इसका तात्पर्य क्या है? वो आपसे खुद सवाल पूछ रहा है कि क्या 0 से भाग लगाया जा सकता है। वो आपसे खुद पूछ रहा है क्या 0 से भाग लगाया जा सकता है, क्या 0 से भाग लगाया जा सकता है। कैन डिवाइड 0, कांट नहीं आएगा, कैन डिवाइड 0 आ सकता है। और तीसरा आ सकता है आपके सामने इन्फिनिटी, मतलब कि कोई एक बहुत बड़ा मान होगा, कोई एक बहुत बड़ा मान होगा। अगर मैं 0 से 1 में भाग लगाने जाऊं तो कोई एक बहुत बड़ा मान होगा जो मैं ज्ञात नहीं कर सकता। इसलिए हम कहते हैं कि 0 में तो सभी संख्याओं का भाग लग सकता है, लेकिन 0 से किसी संख्या में भाग नहीं लग सकता। इसीलिए कहा गया है कि Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये सारी बात क्लियर हो गई होगी, Q की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद कुछ और फंडे हैं परिमेय संख्या के अंदर, उनको भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम कह पाएंगे कि ये परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको साफ करते हैं और उनकी तरफ चलते हैं। और बच्चों बस इतना सा याद रखिएगा, अभी स्टार्ट है, आज फर्स्ट क्लास है। ठीक है, कोई डाउट है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके बताते रहिएगा मेरे को, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जवाब दूं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो भी सकता है। ठीक है, अब इसके बाद और कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जब परिमेय संख्याएं बनेंगी। जब परिमेय संख्याएं बनेंगी तो कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं परिमेय संख्याएं बनने के लिए। देखो, अभी तक हमने पढ़ा P/Q के रूप में हो, Q बराबर ना हो 0 के, तो वो परिमेय संख्या होगी, ये पढ़ा। और परिमेय संख्या के अंदर प्यारे बच्चों 2 चीजें और होती हैं। देखो, परिमेय संख्या होगी, एक कंडीशन जब होगी जब हम उसको सरल कर रहे होंगे तो वहां हमें शांत दशमलव, और एक होगा अशांत दशमलव पुनरावृत्ति, अशांत दशमलव प्रसार पुनरावृत्ति। जब आप एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलोगे तब आप शायद वहां देखोगे इन्हें, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, परिमेय संख्या और 2 प्रकार की भी होती हैं। एक प्रकार तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया, 2 प्रकार और होते हैं, इन दोनों को डिस्कस करते हैं, फिर अपरिमेय संख्या की तरफ चलेंगे। देखो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं इस प्रकार से, आप ये समझिएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिएगा मैंने आपके सामने लिखा 1/3। क्या लिखा मैंने? एक नंबर लिखा मैंने 1/3। आप इसको सरल करोगे तो किस प्रकार से करोगे? 3 से आप भाग लगाओगे, किसके अंदर? 1 का। 3 से आप 1 में भाग लगाओगे तो आप कहोगे सर 3 का 1 में भाग नहीं लग सकता, तो हम कहते हैं जनरली ना जाने की 0 लगाओ मत लगाओ, दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा लो सर, तो 3 तिया 9, माइनस करो 1 आएगा। दशमलव लगा हुआ है तो हम 0 ऑल अपने आप रख सकते हैं, तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ जाएगा, 3 तिया 9, माइनस करो, फिर 1 बचेगा, फिर 0, फिर 3 तिया 9, यहाँ 9 है प्यारे बच्चों, 3 नहीं है। ठीक है, 3 तिया 9, फिर कितना बचेगा? 1। मतलब आप देख रहे हो इसी प्रकार से ये चलता चला जाएगा। क्या? 1 बचता चला जाएगा और आप भरते चले जाओ, कॉपियां भर दो, लेकिन ये 1 आना बंद नहीं होगा और यहाँ 3 के सिवाय कोई और नंबर आना नहीं होगा शुरू। तो ये अशांत
ये जो भागफल हमें प्राप्त हो रहा है, ये जो हमें भागफल प्राप्त हो रहा है प्यारे बच्चों, इस प्रकार का 0.333333 और ये चलता चला जाएगा। ये जो हमें प्राप्त हुआ भागफल, इसे हम कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार पूर्णावर्ती। इसे हम क्या कहते हैं? अशांत दशमलव प्रसार पूर्णावर्ती। यानी कि जब भी हमें कोई p/q के रूप में प्रॉपर्टी मिले, कोई संख्या मिले और हम उसका भाग लगाएं, उसे सरल करने की कोशिश करें, जैसे मैंने 1/3 को, भाई 1/3 क्या है? ये p है और ये q ही तो है। और जब मैंने इसको सरल करना शुरू करा तो मेरे को ये नंबर मिलने शुरू हो गए। मेरे को क्या देखना है? अपना भागफल देखना है। तो मेरे भागफल कैसा आ रहा था? 0.333। प्रोसेस चलती चली जा रही थी। समझ रहे हो ना? जब ऐसी कंडीशन आएगी तब हम कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार पूर्णावर्ती हो रही है। मतलब कि जो दशमलव का प्रसार है वो अशांत है, शांत नहीं हो रहा ना, शांत नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है। और क्या हो रहा? पूर्णावर्ती हो रही है। पूर्णावर्ती जब भी होगी वो दशमलव के बाद होगी। ये कंपलसरी नहीं है कि दशमलव के तुरंत बाद हो जाए। हो सकता है 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट डिफरेंट आए और फिर उसके बाद फिर से वही आनी शुरू हो जाए जो पहली डिजिट आई थी दशमलव के बाद, 7 तक फिर वही आए, फिर वही आए। कहने का मतलब ये दशमलव के बाद से जब आना शुरू होगा तो वो हमारा कहलाएगा अशांत दशमलव पूर्णावर्ती। तो ये जो एग्जाम्पल है ये अशांत दशमलव प्रसार पूर्णावर्ती का है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा 4/5। तो प्यारे बच्चों ये तो p हो गया और ये q हो गया। ये p को डिनोट कर रहा है और ये q को डिनोट कर रहा है। जब हम इसको सरल करेंगे, दिख रहा है ना, चलो यहाँ कर लेते हैं। जब हम इसको सरल करेंगे 4/5 तो भाग तो लगेगा नहीं भाई, ना जाने की 0, दशमलव लगा के मैं एक 0 बढ़ा दूंगा। तो 5×8 40, माइनस कर दिया, कितना है? 0। क्या आया? 0। यानी कि दशमलव के बाद फिर हमें किस पर फोकस करना है? अपने भागफल पे, कि दशमलव के बाद अंकों का आना बंद हो जाए। क्या हो जाए? दशमलव के बाद अंकों का आना बंद हो जाए। तो वो कैसा दशमलव प्रसार कहलाएगा? तो वो शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है शांत दशमलव प्रसार का। आप इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल आप रख सकते हो अपने सामने, उनको रख के प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपको समझ में आएगा कि अशांत दशमलव प्रसार पूर्णावर्ती क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार पूर्णावर्ती क्या होता है। सॉरी, शांत दशमलव प्रसार होता है, पूर्णावर्ती नहीं होता। हाँ, अभी आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर मान लो पूर्णावर्ती ना हो। बिल्कुल हो सकता है कोई पूर्णावर्ती ना हो रही हो सर किसी संख्या की, तब हम कैसा क्या संख्या बनेगी? तब प्यारे बच्चों वो एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी। कैसी संख्या बन जाएगी? अपरिमेय संख्या बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे हम p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। अपरिमेय संख्या यही तो होती है जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिख पाए, वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो वो कैसी संख्या बन जाएगी? अपरिमेय संख्या। और जब दशमलव प्रसार की पूर्णावर्ती हो रही है, ठीक है, एक कंटिन्यू वे में, मतलब क्रम से पूर्णावर्ती हो रही है, एक सही स्टेप के बाद 3 अंक या 4 अंक के बाद अंक अपने आप को दोहराना शुरू कर रहे हैं, तो वो अशांत दशमलव प्रसार है। और अगर दशमलव के बाद, जरूरी नहीं है तुरंत बाद, ये बात याद रखना यहाँ इस केस में, जरूरी नहीं है तुरंत बाद अंकों का आना बंद हो जाए। दशमलव के बाद 2, 3, 4 स्टेप के बाद भी अंकों का आना कभी कभी बंद होता है कुछ कंडीशंस के अंदर, तब भी वो कैसा प्रसार कहलाएगा? शांत दशमलव प्रसार। तो प्यारे बच्चों, एक तो कंडीशन होती है परिमेय संख्या की जिन्हें p/q के रूप में लिख लें, एक कंडीशन होती है जिनका प्रसार शांत दशमलव प्रसार मिल जाए या अशांत दशमलव प्रसार पूर्णावर्ती हो जाए। तो वो सारी क्या कहलाती हैं? ये भी परिमेय संख्या कहलाएंगी, ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस मैं आपको ओरली भी बता दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। देखो बच्चों, क्लास 9th की बुक है मेरे पास, ठीक है, NCERT की। क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, मतलब कि राइटिंग में बड़े हैं, लिखने में बहुत टाइम जाया जाएगा। इस वाले एक्सरसाइज के मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 ओरली आपको बता रहा हूँ। आपने अभी जो वीडियो का पार्ट देखा, जितनी भी वीडियो अभी तक देखी, उसी से आपको ये क्वेश्चन लग जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। क्या शून्य एक अपरिमेय संख्या है? सॉरी, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हैं और q की वैल्यू कितने के बराबर नहीं होनी चाहिए? 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिएगा, ये है, ठीक है। इन दो क्वेश्चन को पहले हम करते हैं। तो भाई हमसे पूछा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हमें करना क्या है? भाई परिमेय संख्या कैसी होती है? अभी अभी हमने पढ़ा, p/q के रूप में हो, q बराबर 0 के ना हो। q बराबर किसके ना हो?
जीरो के ना हो। और अभी अभी मैंने आपको जस्ट कुछ टाइम पहले ही इसी क्लास के अंदर समझाया था कि जीरो एक परिमेय संख्या है, तो हाँ है, क्योंकि मैंने आपको पूर्णांक भी बताए थे, तो मैंने वहां कहा था पूर्णांक में जीरो को मैं धनात्मक पूर्णांक मान लेता हूँ, स्पेशली जोड़ दे के मैंने कहा था जीरो को मैं क्या मान लेता हूँ, धनात्मक पूर्णांक। तो क्या आप इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि आप जीरो को p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो? हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। अभी अभी आपको मैंने समझाया कि जीरो में तो किसी भी संख्या का भाग लग सकता है, लेकिन जीरो से किसी संख्या में भाग नहीं लग सकता, जीरो से किसी भी संख्या में भाग नहीं लग सकता। इसलिए हम कह देंगे जीरो बटे एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। भाई क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए थी, जीरो नहीं होनी चाहिए थी। और अगर हम इसको जो हमने प्रसार पढ़े उस प्रसार के हिसाब से हम देखें तो क्या आएगा, हमें एक पूर्ण संख्या मिल जाएगी। भाई एक जीरो, जीरो जीरो को मैंने क्या मान लिया, पूर्णांक माना था। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट का बस इतना से ही आपको करना है कि जीरो बटे एक परिमेय संख्या है, यानी कि हम इस रूप में इस चीज को दर्शा सकते हैं। ठीक है, और p बटे क्यू के रूप में लिख गई, तो यहाँ p क्या है, p हमारा जीरो है, q क्या है मेरा एक है। आप कुछ भी मान लो जो आपका मन करे, जरूरी नहीं है एक मानो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, जरा उसको देखते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। बस समझना था आपको, समझ में आ गया होगा इसी क्लास में सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्वेश्चन में कारण के साथ हमें उत्तर देने हैं। हमसे पहला बात जो पूछी गई है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहली बात हमसे पूछी गई है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, हमसे इतनी सी बात पूछी है। ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मैंने आपको प्राकृत संख्या बताई कौन कौन सी होती है, भाई शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 चलती जा रही है। फिर क्या पूछिए, एक तो प्राकृत संख्या का डिस्कशन है और एक पूर्ण संख्या का डिस्कशन है। ये तो दो चीजें पूछी हैं, 0 1 2 3 4 ये भी चलती चली जाएंगी। तो वो पूछ रहा है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती हैं क्या वो पूर्ण संख्या होती हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं क्या वो पूर्ण संख्याओं में आ रही है। हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगला देखते हैं, समझ गए ना? देखो आप एक बार फिर से देख लो, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह पूर्ण संख्या के अंदर समाहित है। आप इस रूप को, इस कारण को इस प्रकार से समझा सकते हो, यहां लिख सकते हो हाँ, और कह सकते हो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के समूह में होती हैं या नहीं? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या का जो समूह है उसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं समाहित हो गई। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, इतनी सी बात पूछी है भाई, फटाफट करते हैं इसको भी। तो हम कहेंगे प्रत्येक पूर्णांक, भाई पूर्णांक कौन कौन से होते हैं अभी अभी हमने पढ़े, इन्फिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 3 इन्फिनिटी चलते चले जाएंगे। ये ऋणात्मक हो गए और ये धनात्मक, मैंने यहाँ 0 को भी धनात्मक माना था इसी क्लास में। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। देखो भाई पूर्ण संख्या कितनी है, 0 1 2 3 4, और पूर्णांक में तो धनात्मक ऋणात्मक दोनों पूर्णांक आ गए, तो हम कहेंगे नहीं। क्या कहेंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी होती है। ठीक है भाई, अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ भाई, अभी अभी हमने आपको बताया था कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती। देखो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो परिमेय संख्या बन सकती है। 1/1 2/1 3/1 4/1। पूर्ण संख्या 0/1
1/1, 2/1, 3/1, 4/1 सभी बन जाएंगी। लेकिन क्या सभी परिमेय संख्या, मान लो 1/2 लिखा, मैं इसको सरल कर रहा था अभी तो 0.5 आ रहा था जस्ट थोड़ी देर पहले, तो क्या ये एक पूर्ण संख्या है? बताइए मेरे को, पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 से शुरू हो रही है, कहीं कोई दशमलव वाली संख्या आ रही है? नहीं आ रही ना, नहीं आ रही ना, तो आप कह दोगे नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। नहीं, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या तो है, परिमेय संख्या तो है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। फिर मैं इसको साफ करता हूं और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कोशिश करते हैं इसी क्लास में कंप्लीट कर लिए जाए। ठीक है, तो मैं साफ कर, सॉरी आप नोट कीजिए, मैं साफ करता हूं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा, बहुत आसान तरीका बताऊंगा, बहुत बस एक फॉर्मूला याद रखना है, बहुत आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। देखो हमसे कह रहा है 3 और 4, यानी कि 3 और 4 के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 6। तो हमें जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहीं जाएं उसे हम n मान लें। क्या मान लें? n। 6 ही तो कहा है, तो n बराबर 6। पहली संख्या को आप x मान लीजिए और दूसरी संख्या को प्यारे बच्चों आप y मान लीजिए। जितनी ज्ञात करने के लिए कहे उसे n मान लो, पहली संख्या को x मान लो, दूसरी संख्या को y मान लो। इसके बाद एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, d बराबर y माइनस एक्स अपॉन n प्लस। जो मान है वो मान आप रखते चले जाइए। y का मान 4 है, x का मान 3 है, n 6 है, प्लस 1 है, 1/7। यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? d की वैल्यू आ गई 1/7। अब हमें 6 संख्याएं निकालनी है, तो d में x को जोड़ते चले जाइए, कितनी बार? 6 बार, और संख्या निकालते चलिए। देखो कैसे करना है, हम लिखेंगे x प्लस d। तो x कितना है हमारा? 3। d का मान कितना आया? 1/7। 3 सत्ते 21 और 1 22, 22/7, 22/7। 3 सत्ते 21 और 1 22। आपको पता है ये 22 कैसे आ गया? देखो हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेना आपने 8th क्लास में सीखा होगा, बटे 1 मान लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 7। ये एक भिन्न हो गई 3/1। इस भिन्न के हर से हमने जो एलसीएम लिया हमने उसको विभाजित किया, कितनी टाइम गया? 7 टाइम। कितनी बार गया? यानी कि 7 बार, 1 सत्ते 7। और जो भागफल आया उस भागफल की भिन्न के अंश में गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? 7 × 21। अब इस वाले हर से इस वाले एलसीएम को हम भाग लगाएंगे, तो 7 एकम 7, कितना भागफल आया? 1, 1 एकम 1, तो कितना आएगा? 22/7। समझ में आ गया कैसे आया ये? अब दूसरा, अब हमें 6 मान निकालने हैं, तो x प्लस 2d। भाई x की वैल्यु कितनी है? 3। ठीक है, 2, ये गुणा में है 2d, गुणा d का मान कितना? 1/7। तो हम कहेंगे 3 प्लस 2 एकम 2/7, 7 × 21 और 2 23/7। ठीक है, फिर हमें तीसरा मान निकालना है, x प्लस 3d करेंगे। 3 है x का मान, 3 गुणा 1/7, 3 प्लस 3/7, 7 × 21 और 3 22, 23, 24, 24/7। अब हमें चौथा निकालना है, 6 तक जाना है, तो ऐसे ही हम करते चले जाएंगे। 3 प्लस, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4/7, 7 × 21 और 4 25/7। x प्लस 5d, 3 प्लस 5/7, 7 × 21 और 5 21 और 5 26/7। दिख रहा है यहाँ तक? एक और मान निकाल देते हैं, x प्लस 6d। x कितना है? 3, 6/7 × 21 और 6 21 और 6 27/7। तो हमारे 6 मान निकल के आ गए। कौन कौन से 6 मान निकल के आए? पहला आया 22/7, दूसरा आया हमारा 23/7, तीसरा आया हमारा 24/7, फिर आया हमारा 25/7, फिर आया 26/7, फिर आया 27/7। ये प्यारे बच्चों हमारे आंसर होंगे। देखो करना क्या है, फिर से समझा देता हूँ।
3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जितनी परिमेय संख्या हमसे ज्ञात करने के लिए कहे 6, 7, मान लो 7 कहा होता तो हम n बराबर 7 रखते। पहली वैल्यू को x मानेंगे, दूसरी वैल्यू को y मानेंगे। ये फॉर्मूला है, आपको जो याद रखना है, d बराबर y माइनस एक्स। हमेशा याद रखना y में से x माइनस करना है, चाहे वैल्यू हमें माइनस की क्यों ना मिल जाए। y माइनस एक्स n प्लस 1। तो देखो y कितना था मेरा 4, x कितना है मेरा 3, n कितना है मेरा 6, 6 अंक निकालने हैं, और प्लस 1 1/7 हो जाएगा। 4 में से 3 गया 1, 6 और 1 7। अब x प्लस डी यानी कि पहला मान निकालना है, तो d की वैल्यू रखते चले गया मैं 1/7, 3 प्लस 1/7 तो आया 22/7। x प्लस 2d तो 2 गुणा 1/7, d का मान तो 1/7 रहेगा, सरल करोगे 23/7। 3d 3 गुणा 1/7 सरल करोगे 24/7। 3 प्लस 4d 25/7 आएगा। 7 या 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, इसी प्रकार से हम इस चीज को करते चले जाएंगे। आप इस चीज को समझिए, करिए, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन लगाएंगे।